मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 चुनावी राजनीति तो हम चुनाव प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी इसी अध्याय के बारे में बताए थे और आने वाले वीडियो में इसके आगे का वीडियो डालेंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि हमारी प्रणालियां क्या है, किस प्रकार से चुनाव होते हैं। तो देखिए, हाँ, क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया तो चली आ रही है और हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और हर 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं और 5 वर्ष के बाद लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है और फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या उस कुछ दिनों के अंतराल में चुनाव करवाए जाते हैं। इस प्रकार के चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। तो आम चुनाव किसे कहेंगे? लोकसभा, जैसे कि एक ही दिन या एक से छोटे अंतराल में अलग अलग दिन पर जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे आम चुनाव कहा जाता है। तो ये आम चुनाव की परिभाषा लिखना है आपको। फिर जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा हो दे यदि कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए और या फिर वह इस्तीफा दे दे तो तब उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव यानी बीच में ही कभी चुनाव हो जाता है। तो बीच में चुनाव कैसे होता है? यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया तब उपचुनाव होते हैं। अब हम देखते हैं चुनाव क्षेत्र। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया था। तो क्या 90 विधायकों का चुनाव हर एक व्यक्ति ने 90 विधायकों को चुनाव वोट दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र विशेष में एक विधायक खड़ा होता है और उस विधायक को वहाँ के नागरिक लोग वोट देते हैं। इस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया या चुनाव के क्षेत्रों का बंटवारा किया जाता है। तो ये देखिए कि आपको गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र दिख रहा है। यहाँ ये संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र में कुछ जगह एससी के लिए आरक्षित सीटें रहती है, कुछ एसटी के लिए रहती हैं। तो ये दिखाया जा रहा है और ये समस्त संसदीय क्षेत्र है। और इस संसदीय क्षेत्र में ये जो छोटे छोटे जिले, छोटे छोटे जो स्थान दिख रहे हैं, ये क्या है? ये विधायकी क्षेत्र है। तो ये जहाँ पर यहाँ विधायक लोग खड़े होते हैं और ये संपूर्ण इस क्षेत्र का एक संसदीय क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा क्षेत्रों का। आप देखिए कि अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधियों की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अपने क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो चुनाव के उद्देश्य से जिस क्षेत्र में बांट दिया जाता है वो क्या है? निर्वाचन क्षेत्र। तो निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं आपको नोट कर लेना है। फिर हम देखते हैं लोकसभा चुनाव के लिए देश के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो लोकसभा के लिए कितने हैं? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहा जाता है। जो हर क्षेत्र में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो संसद प्रतिनिधि या संसद सदस्य कहा जाता है। अब आता है लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशाल विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य हो। तो जो भी एक वोट है तो उसका एक मूल्य सभी का बराबर होना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। सब इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से भी बांटा जाता है और इन सीटों के निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। एक होता है संसदीय क्षेत्र और एक होता है विधायकी क्षेत्र। तो जहाँ पर विधायक, एक संसद के अंतर्गत 5-6 विधानसभाएं आती है और विधानसभा का क्षेत्र होता है, वहाँ से विधायक लोग खड़े होते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचित क्षेत्र होते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत कई वार्डों में बटी होती है और जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक वार्ड में पंचायत या नगर पालिकाओं के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों में को सीटें भी कहा जाता है क्योंकि हर
क्षेत्र संसद या विधानसभा को एक सीट का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोकदल ने हरियाणा को 6 सीटें जीती। लोकदल ने हरियाणा की 6 सीटें जीती, तो इसका मतलब हुआ कि विधानसभा के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के लोकदल ने 6 लोग जीत करके राज्य विधानसभा में पहुंचे। तो ये जो 6 लोग जीत करके क्या राज्य विधानसभा के लिए पहुंचे। इसी प्रकार से हम देखते हैं, अब हम देखते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो ये आरक्षित क्या है? जैसे बोला जाता है ना कि इस व्यक्ति के लिए यह चीज़ आरक्षित हो गई, मतलब ST SC के लिए या OBC है तो ST SC के लिए आरक्षित सीटें। यह आरक्षित संविधान प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि मुकाबले में कुछ कमजोर समूह लोकसभा और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास ही नहीं होते। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जिसकी आवाज़ वहां तक संसद या विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होता है और यह व्यवस्था कब लोकतांत्रिक होती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। यही कारण हुआ कि चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं और कुछ तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो और 26 2019 की स्थिति में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई है। आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्सों में से नहीं है। ये सीटें इन लोगों के लिए ही आरक्षित रखी जाती है क्योंकि ये लोग पिछड़े न रह जाएं, इसीलिए ऐसा किया गया है। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्राम पंचायत और शहरी नगरपालिका और नगर निगम और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू किया गया है। कहते हैं मतदाता सूची। तो मतदाता सूची मतलब जो वोट डालते हैं उनकी जो सूची बनाई जाती है, तो मतदान के पहले ही एक सूची तैयार हो जाती है और सभी वार्डों में ये सूची और सभी अधिकारियों तक यह सूची पहुंचा दी जाती है, तो इसे मतदाता सूची कहा जाता है। देखिए, एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है और तब तय हो जाता है तो कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से काफ़ी दिन पहले ही तैयार कर दी जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को अधिकारियों के रूप में मतदाता सूची कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। और व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता।
तो इसी इन सब कारणों से एक मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसमें समस्त वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और वह मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज करवाया जाता है, और वही व्यक्ति वोट भी डाल सकता है, मतदान कर सकता है। अब कौन मतदान नहीं कर सकता? तो अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है, लेकिन ऐसे सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है, और सभी समक्ष मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में ही यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदान करने की उम्र के हो जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनका नाम काट दिया जाता है, और जो लोग इस इलाके के बाहर चले जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है तो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाता है। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसी मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था की गई, और सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की, और वोट देने वाले समय मतदाता को उस पहचान पत्र को साथ में लेकर के जाना पड़ता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न दे सके। यह मतदान के लिए अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के मतदाता राशन कार्ड, तो वोट देने के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। अभी तक हमने मतदाता सूची देखी है। अब क्या होता है, उम्मीदवार मतलब जो चुनाव में खड़े होने वाला है उसका नामांकन। किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म के बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी ही करती है, जो कोई व्यक्ति मतदाता और एक उम्मीदवार भी हो सकता है। फर्क यह है कि जो मतदान करने वाला है उसकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, और उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अपराधी वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट भी कहा जाता है। बोला जाता है ना, उसे टिकट मिल गई या उसे टिकट नहीं मिली। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार का एक नामांकन पत्र भरा जाता है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाला है उसका नामांकन पत्र भरा जाता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों ने यह घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू की। जब तक उम्मीदवारों को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। जैसे कौन से विवरण? उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा, शैक्षणिक योग्यताएं। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिल जाता है। ये इसके उम्मीदवारों की योग्यताएं। अब हम देखते हैं उम्मीदवारों की योग्यताएं। जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की योग्यता की जरूरत पड़ती है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की योग्यता की जरूरत क्यों नहीं? सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसा भारतीय क्रिकेट टीम के चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विधायक और सांसद की सबसे बड़ी योग्यता वह है कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर्स 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी
लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होती है। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए BA, MA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य कर दिया गया तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। इस प्रकार से चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया हुई या उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनकी प्रक्रिया हुई। अब इनमें मेल करना है तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार दिया गया है। तो कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण। फिर आता है खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता, को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी। एक मत एक मोल, यह आएगा हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदान करना। ये है एक मत और एक मोल। इस प्रकार से हमने चुनावी प्रक्रिया के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में इसका शेष बचा हुआ भाग डाला जाएगा, इसलिए आप इन वीडियो को पूरा देखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।